गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में हमने लर्निंग के बारे में बात किया था कि लर्निंग क्या होता है और लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे कि लर्निंग कर्व क्या होता है। लर्निंग कर्व के बारे में हम बात करेंगे कि लर्निंग कर्व क्या होता है। ठीक है, तो लर्निंग कर्व जो होता है उसका हम पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग क्या है? अ लर्निंग कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शो हाउ लर्निंग परफॉर्मेंस improve with practice और एक्सपीरियंस ओवर टाइम। एक्सपीरियंस ओवर टाइम। ठीक है, तो अधिगमन वक्र एक ऐसा ग्राफ या चित्र जिसको हम बोल सकते हैं है, जो यह दर्शाता है कि अभ्यास या अनुभव के साथ किसी व्यक्ति का जो प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस है, वो किस प्रकार इम्प्रूव होता है या सुधरता है, हिंदी में बोल सकते हैं, कैसे इनहेंस होता है, उस सब सारी चीजें के बारे में हम लर्निंग कर्व में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति किसी नई क्रिया या कौशल को सीखना शुरू करता है तो शुरुआत में प्रगति धीमी होती है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को एडॉप्ट करने में जो एडॉप्टेशन होता है, या तो कोई प्लेयर हो या कोई स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड में जो होती है, जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है या किसी भी स्किल को हम सीख रहे हैं, वो क्या होती है? शुरू में जो होती है वो धीमी गति से होती है, स्लो फ्लो में होती है। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, मतलब कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, उस प्रदर्शन में क्या होता है? परफेक्शन आता है, या तो उसमें सुधार आता है। मतलब कि कोई भी हम फॉल्ट अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है? करेक्शन आती है। फिर इस सुधार को समय और प्रदर्शन, मतलब कि टाइम और परफॉर्मेंस के बीच एक ग्राफ द्वारा दिखाया जाता है, जिसे लर्निंग कर्व हम कहते हैं। मतलब कि परफॉर्मेंस मतलब कि टाइम, जो हम स्किल को हम कर रहे हैं, स्किल हमारा कैसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद स्किल में जो हम अपना डेमोन्स्ट्रेशन या हम प्रदर्शन अपना जो कर रहे हैं या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो किस लेवल तक जा रहा है, उसके बाद हम उसको कैसे हम सुधार करेंगे, वो सारी चीजों को हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो एकदम सीधी सी बात है कि इस सुधार को समय और प्रदर्शन के बीच एक ग्राफ द्वारा दिखाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व जो होता है किसी भी तरीके से हो सकता है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के लर्निंग कर्व होते हैं। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि जो एक्सिस ऑफ द लर्निंग कर्व होता है वो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। मतलब कि होती है एक नंबर ऑफ ट्रायल और टाइम जिसको हम बोलते हैं, और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, हमने टाइम ट्रायल की बात की, परफॉर्मेंस की बात की और इम्प्रूवमेंट की बात की। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की हम। तो नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहे हैं कि टाइप्स ऑफ जो लर्निंग होते हैं, हमने पिछली स्लाइड में भी बात किया कि हम लर्निंग करो को हम टाइप्स पे हम उसको आधार पर उसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तभी हमको क्या होगा? समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग जो है, अधिगमन वक्र के प्रकार जो हैं, वो पहला है डिमिनिशिंग रिटर्न लर्निंग कर्व, घटती प्रतिफलन वक्र शेप। ठीक है, पहला क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न लर्निंग कर्व, घटती प्रतिफलन वक्र बोलते हैं, शेप बोलते हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, फिर समतल हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, फिर क्या होता है? समतल हो जाता है। फिर मीनिंग में हम बात करेंगे तो शुरू में सीखने की गति तेज होती है। ठीक है, शुरू में क्या होती है? सीखने की गति तेज। पिछली स्लाइड में क्या थी कि सीखना मतलब कि किसी स्किल को सीखना शुरू करना, शुरुआत में प्रगति धीमी होती है। ठीक है, प्रगति की बात कर रहा है, इसमें प्रगति क्या होती है? धीरे होती है। लेकिन जब हम सीखते हैं, ठीक है, जब हम सीखते हैं तो क्या होती है? सीखने की गति क्या होती है? तेज होती है। इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, चीजों को हम सीख जाते हैं, लेकिन कैसे करना है वो चीजों को हमको टाइम लगता है उसमें, पर बाद में सुधार धीरे धीरे क्या होता है? घटने लगता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो खिलाड़ी ने शुरुआत में तेजी से प्रगति की, लेकिन उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद सुधार बहुत कम हुआ। यूज इन स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स में इसको कैसे यूज करते हैं, डिसमिसिंग रिटर्न लर्निंग करो को, तो नए खिलाड़ी जब शुरू करते हैं तो जल्दी सीखते हैं, पर विशेषज्ञ बनने के बाद सुधार धीमी गति से होता है, क्योंकि उनका माइंड क्या होता है? उस गेम को या किसी भी स्किल को सीखने के लिए एकदम फ्री होता है कि हमको कैसे करता है, मतलब कि उस पर फोकस उनका ज्यादा रहता है, इसलिए क्या करते हैं? उसको जल्दी सीखते हैं। लेकिन सुधार में क्या होती है? गति धीमी होती है। सीख तो लेंगे चीजों को, लेकिन उसको परफेक्शन के साथ करने में थोड़ा सा टाइम होता है। देन इंक्रीजिंग रिटर्न लर्निंग कर्व की बात करें, वृद्धिशील प्रतिफलन वक्र की बात करेंगे, तो शुरू में धीमा, बाद में तेजी से ऊपर उठता है। ठीक है,
इसमें क्या था, इसको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ फिर समतल हो जाता है। इसमें अगर बात करेंगे इंक्रीजी रिटर्न लर्निंग कर्व में, तो शुरू में धीमा, बाद में तेजी से ऊपर क्या होता है, बढ़ उठता है। इसकी हम मीनिंग की बात करें तो प्रारंभिक चरण में कठिनाई होती है, लेकिन बाद में समय आने पर तेजी से सुधार होता है। मतलब कि चीजों को धीरे धीरे समझने में समय लगता है, उसके बाद जब समझ में आ जाता है तो उसमें जो करेक्शन होता है वो तेजी से होता है। देन एग्जाम्पल की बात करें तो कोई जिम्नास्ट जब नई तकनीक सीख रहा है तो शुरू में कठिनाई होती है, लेकिन एक बार तकनीक की समझ में आने पर, मतलब कि किसी भी स्किल को कैसे यूज करना है, किसी भी स्किल को कैसे यूज करना है, यूज करने में जब समझ आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी कि हमको स्किल को कैसे यूज करना है, तो उसमें उसको सुधार करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं यस शेप। यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, यस शेप्ड कर्व, जिसको हम सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, कभी कभी इस नाम से पूछ लेता है, ठीक है। सिग्मॉइड कर्व, एस आकार का कर्व भी उसको बोलते हैं। शेप्ड की अगर बात करें तो एस की तरह होता है। इसमें धीमी, तेज और स्थिर, पहले धीमी रहेगी, फिर तेज रहेगी, फिर स्थिर रहेगी, ठीक है। जैसे मैं बताया था, जब स्टार्ट क्लास लेना स्टार्ट किया था तो मैं बोला था कि ये सारी चीजों को आपको दे देगा और मैच द फॉलोइंग आपको पूछेगा। तो जिससे डिस्मिसिंग रिटर्न लर्निंग कर दे दिया, उसके आगे और कुछ लिख दिया, फिर इंक्रीजिंग रिटर्न लर्निंग दे दिया, उसके आगे और कुछ लिख दिया। इस तरीके से इसमें एस सेट में दिया, फिर कॉम्प्लेक्स लर्निंग में दिया। तो मैच द वर्ड में आपको क्या करेगा, आपको फंसाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो पहला था डिसमिसिंग रिटर्न लर्निंग कर्व, उसमें धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ फिर समतल हो जाता है। नेक्स्ट में हम दूसरे में हम बात करें कि शुरुआत में जो होती है धीमा होता है सीखने की प्रक्रिया, बाद में तेजी से ऊपर उठता है। तीसरे कर्व में क्या बात कर रहा है कि धीमा, तेज, फिर स्थिर होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, प्लूटो बोलते हैं। प्लूटो का सीखने का पठार जिसको बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं, ठीक है। तो मीनिंग की हम बात करें, एस जब कर की शुरुआत में धीमी प्रगति, मध्य में तेजी, फिर स्थिर हो जाना, इसका क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर एग्जाम्पल में कोई तैराकी शुरुआती अभ्यास में धीरे सीखता है, फिर तेजी से सुधार करता है, और अंत में उच्च स्तर पर जाकर स्थिर हो जाता है, ठीक है। अंत में जाकर क्या होता है, स्थिर होता है। यूज इन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की यह सबसे सामान्य प्रकार का अधिगमन वक्र है। कॉमन, जिसको हम बोलते हैं प्रकार का अधिगमन वक्र है। चौथा जो है कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व तो जटिल अधिगमन वक्र बोलते हैं। ऊपर नीचे होता हुआ ग्राफ, अप्स एंड डाउन, जिसको बोलते हैं हम अप्स एंड डाउन, ठीक है। ऊपर नीचे होता मतलब कि ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, फिर ऊपर उठेगा, हो सकता है फिर नीचे जाए, तो इसका अप एंड डाउन क्या हुआ है, लगा रहता है। तो सीखने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी सुधार, कभी गिरावट, ऐसे करके इस वक्र में होते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो खिलाड़ी कभी अच्छा प्रदर्शन करता है तो कभी कमजोर। यह थकान, ध्यान, प्रेरणा आदि पर निर्भर करता है। यूज इसका बताया तो असली जीवन में यही वक्र सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सीखने में स्थिरता हमेशा नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग कर्व है, ये हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है। हम कभी भी क्या होते हैं कि एक फ्लो में हम या तो ऊपर जल्दी नहीं उठते हैं, या तो हम फिर मतलब कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं उठते हैं, या तो फिर ऊपर से हम नीचे की तरफ नहीं जाते हैं। मतलब कि उतार चढ़ाव, मतलब अप एंड डाउन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। तो इस वक्र का ज्यादा यूज होता है, तो ये हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। देखो ये चीजें मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें क्या है, ये चीजें ऊपर उठ रही हैं, इसमें देखो टाइम दिया गया है, और ये परफॉर्मेंस है कि कैसा हो रहा है, एक बार जाके क्या हो रहा है, स्थिर हो जाए। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब कि ये चीजें क्या हो रही हैं, ऊपर की तरफ ये उठ रही हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब कि ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। देन एस कर्व की बात की तो एस कर्व क्या है, पहले नीचे से क्या है, वो ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है, ये एस कर्व बनेगा, ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा एस कर्व में, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स हमने बात किया कि ये ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे भी आएगा, ऊपर नीचे ये लगा रहेगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, टाइम और परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं कि टाइम के हिसाब से परफॉर्मेंस घटता और बढ़ता रहता है, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ लर्निंग में, इसको आप मैच द फॉलोइंग वर्ड में से दे देगा तो आपको इस तरीके से याद करना है, इसलिए इसको मैं बनाया हूँ। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि डिसमिसिंग रिटर्न में क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है, एस कर्व में क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स वर्क में क्या होता है, ठीक है।
आपको लर्निंग कर्व में कहीं कहीं देखो तीन चीजें मैं इसलिए इसको डाल दिया हूँ कि कहीं कहीं आपको तीन चीजें मिलेगी, केवल पॉजिटिव, देन नेगेटिव, तीसरा जो रहेगा आपका कॉम्बिनेशन या यस शेप्ड लर्निंग कर्व रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो चीजें आपको दी, अगर चार पूछा है तो चार बताना है, अगर तीन पूछा है तो तीन पूछे, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ में दोनों तरह अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको तीन पे मारना है तो वो क्वेश्चन जो सेटिंग किया है उसके हिसाब से वो चीजें क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन आप रेफरेंस देने के साथ साथ उस क्वेश्चन को आप सही करवा सकते हो कि इस बुक में इस रेफरेंस में तीन तरीके का दिया गया है या चार तरीके का दिया गया है, उस तरीके से आप उसको करवा सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लर्निंग कर्व की बात करें तो तीन भी सही है और चार भी सही है, ठीक है। इसको हिंदी में मैंने इसको कन्वर्ट किया है। आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इसको इंग्लिश में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन हम नेक्स्ट हम चलते हैं। ये तीसरा जो है टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व में तीसरा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। तो इसमें पहला देखो लिखा गया है सकारात्मक जो पॉजिटिव लर्निंग कर्व है, ठीक है। उसके बाद निगेटिव लर्निंग कर्व है। तीसरा जो है वो संयोजन या यस आकार का अधिगमन वक्र कहते हैं, ठीक है। सिग्मॉइड भी इसको हम कहते हैं। तो सकारात्मक वक्र जो है, पॉजिटिव लर्निंग कर्व जो है, सकारात्मक वक्र वह है जिसमें अभ्यास के साथ हम क्या करते हैं, प्रदर्शन या कौशल लगातार सुधरता है, ठीक है। प्रारंभ में तेजी से सुधार होता है और बाद में धीरे धीरे सुधार जारी रहता है, ठीक है। विशेषता क्या है, लगातार सुधार दिखता है, शुरुआत में तेजी से सीखना, फिर बाद में सुधार धीमी लेकिन लगातार होती है। उसके बाद सरल और अच्छी तरह से समझे जाने वाले कार्यों में पाया जाता है। उदाहरण में बच्चा गणित के सरल जोड़ घटाव के अभ्यास में सुधार करता है, पहले पांच सही फिर 10 15 20 ऐसे करके क्या करता है, वो सही करता है। टाइपिस्ट की हम बात करें तो पहले क्या है, 30 मिनट पर 30 वर्ड पर मिनट करता है, 50 करता है, 70 करता है, हो सकता है आगे 80 भी कर दे, 100 भी कर दे। तो ऐसे करके ये प्रैक्टिस के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है, ठीक है। उसके बाद नकारात्मक लर्निंग की बात करें हम तो नकारात्मक वक्र वह है जिसमें प्रारंभ में प्रदर्शन घटता है, ठीक है। यह भ्रम, अनुभव की कमी या कार्य की कठिनाई के कारण होता है, बाद में सुधार सुधार शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद विशेषता की बात करें तो शुरुआत में प्रदर्शन में गिरावट होता है, जटिल या नया कार्य होने पर आम होता है कि मतलब कि नेगेटिव जो लर्निंग कर होता है वो जटिल या नया कार्य होने पर अक्सर देखा जाता है। सुधार के लिए प्रारंभिक गलतियों को सुधारना जरूरी है। उदाहरण में क्या हम बोल सकते हैं कि कोई विद्यार्थी अगर नया सॉफ्टवेयर सीखते समय शुरुआत में अधिक गलतियां करता है, बाद में दक्षता बढ़ती है। दक्षता मतलब कि जो उसकी गामक क्षमता होती है या कैपेबिलिटी आप बोल सकते हो, है ना। फिर नया कर्मचारी जटिल मशीन असेंबल करते समय शुरुआती कठिनाई अनुभव करता है, बाद में कुशल बन जाता है। मतलब कि सारी चीजें जो लर्निंग कर्व की है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। और परफॉर्मेंस, अगर प्रैक्टिस आप करोगे कंटिन्यूस तो आपको उसको क्या मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगा। उसके बाद तीसरा है एस आकार का, जो हमने एस शेप की बात की थी उसको आप याद रखिएगा कि सिग्माइड भी है इसमें, है ना। अधिगमन वक्र सकारात्मक और नकारात्मक अधिगमन वक्रों का मिश्रण है। यह दर्शाता है कि धीमी शुरुआत, शुरुआती कठिनाई, मतलब कि धीमी शुरुआत होती है। शुरुआती कठिनाई, शुरू में क्या होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद तेज सुधार होता है, फिर अवधारणों को समझने के बाद स्थिरता, मतलब कि जब हम चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, उस चीजों को हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परफॉर्मेंस में जो हम बोलते हैं कि मेंटेन करना है उस लेवल को, हाई मतलब कि पीक परफॉर्मेंस को क्या करना, मेंटेन करना है। फिर एक निश्चित स्तर के बाद अधिगमन स्थिर हो जाता है, मतलब कि उसके बाद क्या होता है, स्थिर होता है। देन फिर बाद में क्या होती है, वो गिरावटें होती है। तो वो जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा फिर उसमें क्या होता है, परफेक्शन कम। मतलब कि अगर हम फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में बात करें तो कैपेबिलिटी से यहाँ पर हम रिलेट करके बोल रहे हैं कि फिर उसके बाद एक समय आएगा, क्या होगा, प्रदर्शन घटेगा। मतलब कि एक समय होगा कि एकदम परफॉर्मेंस पे आप जाओगे और स्थिर रहोगे, ठीक है। इस तरीके से एकदम यहाँ पर ये बना हुआ है। आपका जो कैपेबिलिटी है वो मेंटेन, क्या है, वो लेवल क्या है, एकदम मेंटेन है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, एकदम स्थिर हो गया। उसके बाद ये कैपेबिलिटी जो होती है, मतलब कि शारीरिक दक्षता जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती रहती है, ठीक है। फिर भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यथार्थवादी अधिगमन पैटर्न को दर्शाता है, जटिल कार्यों में सामान्य जिनमें महारत के चरणों की आवश्यकता होती है। फिर संघर्ष, तेज अधिगमन और स्थिर प्रदर्शन के चरणों को जोड़ता है। उदाहरण में हम
बात करें संगीत से लिया गया है। वाद्य यंत्र सीखना पहले बुनियादी स्वर सीखने में संघर्ष, फिर गाने बजाने में तेजी से प्रगति और अंत में जटिल टुकड़ों में महारत हासिल करते समय एक स्थिति बनती है। मतलब कि स्पोर्ट्स में भी अगर हम बात कर ले तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं चीजों को। प्रैक्टिस करने के बाद उसमें हम अपना इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इम्प्रूवमेंट लाने के बाद एक अपने हाई परफॉर्मेंस में क्या करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, वो स्थिर हो जाते हैं उसी पे, फिर उसके बाद डाउन होना स्टार्ट होता है। ठीक है। प्रोग्रामिंग सीखना, ये सब चीजें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड है तो उसको आपको समझना नहीं है, आप केवल स्पोर्ट्स फील्ड से ये समझो कि आपके स्टार्टिंग फेज से लेके लास्ट फेज तक जो है, लास्ट फेज मतलब कि लास्ट फेज के पहले जो स्थिरता आती है, जो स्टेबिलिटी आती है परफॉर्मेंस में, उसकी बात हम करते हैं। ठीक है। हाँ, जिसकी अब हम बात कर रहे थे कि सीखने का पठार। इंग्लिश मीडियम वाले इसको आप कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा है ना। तो इसमें अगर आप बोलोगे तो इसको हम बता देंगे कि डेफिनेशन अगर बात करें तो अ लर्निंग प्लेटो रिफर्स टू अ पीरियड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस व्हेन अ लर्नर्स परफॉर्मेंस टेम्पररी स्टॉप इम्प्रूविंग डिस्पाइट कंटिन्यू प्रैक्टिस और एफर्ट। मतलब कि क्या बोल रहा है, व्हेन अ लर्नर परफॉर्मेंस टेम्पररी स्टॉप इम्प्रूविंग, मतलब कि जब उनका जो है परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव जो होने वाला रहता है, या जहां तक इम्प्रूव करके लेके गए हैं वहां क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। वहां पर हम बात करते हैं प्लेटो की सीखने की पठार की बात हिंदी में बात करेंगे। ठीक है। जी। आगे हमने बात किया उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यह है, सीखने में प्लेटो अवस्था है जब किसी विद्यार्थी का प्रदर्शन कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। मतलब कि लगातार अभ्यास के बावजूद सुधार नहीं दिखता है। यह सीखने की सामान्य और प्राकृतिक प्राकृतिक अवस्था इसको हम बोलते हैं। ठीक है। मतलब कि लगातार अभ्यास के बावजूद भी सुधार क्या हो रहा है, नहीं दिखता है। प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, स्टॉप इम्प्रूवमेंट, है ना। तो विशेषता की बात करें तो स्थिरता की हम बात करेंगे। मतलब कि प्रगति अस्थायी रूप से क्या होती है, रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है। हताशा, फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, छात्र को लगता है कि वह सुधार नहीं कर रहा है। मतलब कि जब आपको लगेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और सुधार नहीं हो रहा है तो आपको क्या लगेगा कि सुधार, मतलब कि अपने अंदर फ्रस्ट्रेट हो गए कि उस चीजों को कि हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। देन हम आगे बात करेंगे सामान्य चरण जिसको हम जनरल फेज बोलते हैं। कौशल का समीकरण, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, मतलब कि कौशल कर तो रहे हैं लेकिन उन चीजों को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सिडरेशन हो रहा है, मतलब कि सीख नहीं पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, सुधार नहीं कर पा रहे हैं। अस्थायी, उचित रणनीति या अभ्यास बदलाव से सुधार फिर शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद प्लेटो के कारण क्या है, मैं बता रहा हूँ कि प्लेटो का कारण पूछ सकता है कभी कभी कि लगातार वही अभ्यास करना, एक ही चीज को बार बार करना, उसमें किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंट, या हम बोलते हैं कि नया ओरिएंटेशन उसमें कुछ करना या कुछ चीजें को ऐड करना नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है। लगातार उसी चीज को हम बार बार कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफाई, जिसको हम बोलते हैं कि मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, बिना नई चुनौती के कोई भी, जिससे कि मैंने भी बताया कि कोई इसी प्रकार के इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई हमको चैलेंजेस नहीं मिल रहे हैं कि या हमको कोई टूर्नामेंट अभी सामने नहीं दिख रहा है, उस तरीके से भी हमको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। प्लूटो का कारण है वो रुचि या प्रेरणा में कमी, मतलब कि इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा है, बस खेले जा रहे हैं इस टाइप से, तो उसमें भी दिक्कत है। इस अवस्था में भी क्या बनेगा, प्लूटो बनेगा। फिर मस्तिष्क में कौशल का समेकन और स्थिरीकरण, फिर शारीरिक या मानसिक थकान के कारण भी हो सकता है। कार्य की कठिनाई अधिक होना, मतलब कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें अगर डिफिकल्टीज हमको दिख रही है ज्यादा तो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, किसमें, प्लूटो के सीखने के पठार में। ठीक है। तो इसका रीजन एक ये भी है कि कार्य की कठिनाइयां क्या है, अधिक होना। उसके बाद प्लेटो को पार करने के उपाय क्या है, अभ्यास के तरीके बदलना। जो मैंने बोला कि नया नया इनोवेशन करना है, इससे टॉपिक से रिलेटेड है, अभ्यास के तरीके बदलना या कठिनाई बढ़ाएं। ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना है, पैटर्न को भी चेंज करना है और उसमें कुछ डिफिकल्टीज भी इंक्रीज करनी है, उसमें कुछ डिफिकल्टीज को ऐड करनी है। देन नए लक्ष्य या चुनौती निर्धारित करना, से प्रेरणा की हमने बात की। सॉरी, बिना चुनौती से कोई टूर्नामेंट का डेट नहीं आ रहा है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी दिक्कत है ना। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप जब आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ोगे तो उसमें ये बताया जाता है कि मोर देन कंपटीशन भी दिक्कत है और लेस देन कंपटीशन भी दिक्कत है। तो उसी चीज को यहाँ बोला जा रहा है कि नए लक्ष्य चुनौतियों को निर्धारण करना, मतलब कि आपके सामने एक नई नई चुनौतियां और एम या ऑब्जेक्टिव्स आपको होना चाहिए कि हमको अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। थकान कम करने के लिए विराम लें,
त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रतिक्रिया लें। ठीक है, प्रतिक्रिया मतलब कि कोई भी एक रिएक्शन, रिएक्शन का एक्शन जिसको हम बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं ना, तो उस तरीके से इसमें कुछ हमको पैटर्न लाना है। प्रेरित और लगातार अभ्यास करना है, मतलब कि हमको मोटिवेट भी होना है, और रेगुलर हमको प्रैक्टिस में कंटिन्यूटी हमको रखनी है अपने प्रैक्टिस में। प्लेटो सीखने का एक सामान्य और अस्थायी चरण है। इसे सुधारने और पार करने के लिए रणनीति, चुनौती और निरंतर अभ्यास जरूरी है। बिना चिंता के इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझना चाहिए। ये है प्लेटो का पठार, है ना। ये है लर्निंग बेसिक्स है, एक्साइटमेंट है, द लॉन्ग प्लूटो, मतलब कि देखो प्लूटो का जो पठार है ये हुआ। अब प्रैक्टिस किया गया बहुत ज्यादा तो फिर ये फिर इम्प्रूव हुआ, इस तरीके से जाएगा, ये फिर एक बार कहीं एक बार रुकेगा, तो इस तरीके से ये चीजों को रहता है। यहाँ भी है स्किल्स है और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, ठीक है। दैट लुक सो वर्ल्ड आई कैन डू दैट, इस तरीके का जो भावनाएं आती हैं लोगों के मन में, वो सारी चीजों का होना चाहिए, है ना। कि मतलब कि मैं नहीं कर सकता, ऐसी भावनाओं को अपने मन में ले लाना है। आई एम रियली डू इट, मतलब देखो लर्निंग बेसिक्स, मतलब कि हम चीजों को सीख रहे हैं, मतलब कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से उठा और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि वी लर्न समथिंग, है ना, हम कुछ सीख रहे हैं, वी आर वी आर लर्निंग समथिंग। तो एक्सलेंट, आई एम लर्निंग सो मच एंड एवरी वन गिव्स मी कम्प्लीमेंट्स और इट ऑन इट, ठीक है। मतलब कि मैं अगर सीख रहा हूँ तो इसके बारे में सब चीज हमारे हमारे कार्यों या कामों की क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, हमको मोटिवेट कर रहे हैं, हमको उनसे क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की हम बात करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी तीन होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो डेफिनेशन की हम बात करेंगे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस और प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज, मतलब कि पिछले में हमने जो जिस चीजों को एक्वायर किया है, जिस चीजों को हमने सीखा है, ठीक है, स्किल्स और एक्सपीरियंस ऑन द लर्निंग ऑफ न्यू टास्क और स्किल, मतलब कि जो प्रीवियस जो स्किल हमने है या तो हमारे जो अनुभव है, मतलब कि कौशल और अनुभव की हम जो बात करेंगे, ठीक है। कौशल और अनुभव की यहाँ देखो हिंदी में मैंने लिखा है ज्ञान और कौशल और अनुभव, ठीक है। पूर्व में प्राप्त ज्ञान, नॉलेज, कौशल को स्किल बोलेंगे, अनुभव को नए कार्य या कौशल को सीखने, मतलब कि कोई ऐसी चीजों को हम सीखे हैं जो कि हम नेक्स्ट टास्क हमको मिल रहा है, उसमें क्या मिल रही है, बेनिफिट मिल रही है, तो हमको उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। या कोई चीजें सीखे हैं, अगर उसमें हमको कोई फायदा नहीं मिल रहा है उस तो उसको हम बोलेंगे शून्य। अगर उसका कोई रिलेशन नहीं तो शून्य बोलेंगे, अगर उससे कोई दिक्कत हुई तो उसको क्या बोलेंगे, हम नकारात्मक बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक। तो सीखने का मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में ये हमेशा याद रखिएगा कि तीन चीजें होती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य या तटस्थ हस्तांतरण बोलते हैं, ठीक है। तो सकारात्मक क्या बोलता है, पूर्व का ज्ञान नए कौशल सीखने में करता है। पूर्व का ज्ञान नए कौशल सीखने में बाधा डालता है, किसमें, निगेटिव, नकारात्मक हस्तांतरण में। सूर्य में क्या है, पूर्व का ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं, मतलब कि ना किसी से लेना ना किसी को देना, मतलब कि हमने जो प्रीवियस में सीखा है और जो नए टास्क को सीख रहे हैं उससे उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। समझ में आएगा। तो तीनों का मतलब ये है, सकारात्मक जब रहेगा कि हमको एक टास्क से दूसरे टास्क में हमको कोई मदद मिल रही है, तब उसका हमको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या तो सकारात्मक हस्तांतरण। और उसी तरीके से नकारात्मक, आगे एग्जांपल में हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में। और नकारात्मक की बात होगी तो पूर्व का ज्ञान, किसी भी प्रकार का जो पहले से हमारे पास जो एक्सपीरियंस नॉलेज है, और उसमें क्या है, उस नॉलेज के होने की वजह से क्या हो रहा है कि हम जो नए टास्क को सीख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ बाधा उस पूर्व ज्ञान से हमको मिल रही है। उस पूर्व ज्ञान से हमको, जो हमने पहले से एक्वायर किया हुआ चीजें हैं अपने अंदर, उससे हमको अगर घाटा हो रहा है या हमको उसको बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई बैरियर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक हस्तांतरण। और शून्य वाले में क्या हो जाएगा कि जो हमारे प्रीवियस जो नॉलेज है, जो स्किल्स हमने सीखा है, जो हमने कुछ भी लर्न किया है, तो उसके साथ कोई भी रिलेशन किसी प्रकार का नहीं है हमारे नए टास्क के साथ, ठीक है। यहाँ देखिए, सीखने के हस्तांतरण को प्रभावित करने वाले कारक की जब हम बात करेंगे तो कार्यों की समानता, सीखने की गहराई, अभ्यास की मात्रा, प्रेरणा, संदर्भ या वातावरण। संदर्भ या वातावरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट और इन्वायरमेंट,
है ना, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट। तो कौन कौन से प्रभावित करेंगे? कार्यों की समानता, अधिक समानता, सकारात्मक हस्तांतरण। ठीक है, सीखने की गहराई, अच्छी तरह समझा गया विषय, अधिक प्रभावी हस्तांतरण। अभ्यास की मात्रा, अधिक अभ्यास, मजबूत हस्तांतरण। ठीक है। प्रेरणा का क्या है? रुचि रखने वाले छात्र अधिक कुशल हस्तांतरण करते हैं। मतलब कि कोई ऐसा है जो इंटरेस्ट रखता है किसी चीज को सीखने में, तो चीजों को रिलेट करके सीखता है, उसको ज्यादा फायदा होता है। तो संदर्भ वातावरण में क्या है? समान संदर्भ में सीखना हस्तांतरण को बढ़ाता है। महत्व की हम बात करेंगे, शिक्षा और कार्य स्थल में कौशल विकास को आसान बनाता है। नए इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा इंग्लिश में। इंपॉर्टेंस की यहाँ बात, यहाँ क्या था? फैक्टर। फैक्टर ये इंपॉर्टेंस है। तो शिक्षा और कार्य स्थल में कौशल विकास को आसान बनाता है। ठीक है। नए कार्य सीखने में समय और प्रयास बचाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम डिजाइन करने में सहायक होता है। पूर्व ज्ञान का उपयोग कर समस्या समाधान में मदद करता है। देन एग्जाम्पल की हम बात करें तो, जैसे गणित सीखना हुआ तो भौतिक विज्ञान सीखने में मदद करता है। ठीक है। पाइथन सीखना, जावा, ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। पाइथन और जावा, पाइथन से हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं चीजों को। और नेक्स्ट जो है फुटबॉल खेलना। नेक्स्ट है कि फुटबॉल खेलना, मतलब कि फुटबॉल एक टीम गेम है, हॉकी भी क्या है? एक टीम टीम गेम है। तो हॉकी सीखने में मदद करता है, मतलब कि फिटनेस और रणनीति, कि ग्राउंड लगभग क्या होता है उसका लगभग सेम होता है। तो कैसे कैसे हमको क्या करना है, प्लेयर को कैसे कैसे पकड़ना है, अपोनेंट के प्लेयर को। ठीक है, तो वो सारी चीजों को हम क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फुटबॉल और हॉकी में क्या होता है, चीजें सेम। जैसे कि हम बोले कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस में या लॉन टेनिस में, तो ये सारी चीजें क्या है? एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो हमको कहीं ना कहीं मिलेगा। जैसे मैं पिछले में बताया था कि जेवलिंग और बॉलर जो है उसमें मत मिलता है। तो इन सब सारी चीजों हमको क्या होती है, जो एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं उनका क्या होता है? कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। ठीक है। उसके बाद सीखने का सारांश ये है अपना, जैसे सुनने वाला क्या है? तैराकी सीखना शतरंज सीखने पर असर नहीं डालता। मतलब कि तैराकी और शतरंज से किसी प्रकार का किसी का कोई मतलब मेल जोल ही नहीं बोलते, कोई रिलेशन ही नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। ये क्यूर्टी कीबोर्ड है और एजर्टी कीबोर्ड है, ये कुछ कंप्यूटर में होता होगा, उसका है नकारात्मक हस्तांतरण। ठीक है। या तो जैसे हम 100 मीटर स्प्रिंट पे हमने बताया था कि 100 मीटर स्प्रिंट मारने वाला और लॉन्ग जंप में। ठीक है। लॉन्ग जंप में जो कर रहा है, तो लॉन्ग जंप में जो है स्पीड तो इसका काम आ जाएगा, लेकिन जो टेकअप चीजें लेती है कि टेकअप को हमको कर, क्योंकि लॉन्ग जंप में, सॉरी, 100 मीटर में किसी प्रकार का टेकअप लेके हमको जंप नहीं करना है। लेकिन रनिंग का इसमें है, तो रनिंग का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन टेकअप बोर्ड का जो है, टेकअप कैसे लेना है हमको, अपने बॉडी को कैसे हैंग करना है, वो सारी चीजें इसमें कोई प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा किस पे? लॉन्ग जंप में। फिर साइकिल चलाना सीखने से, मोटरसाइकिल चलाना, मतलब कि साइकिल, देखो एकदम बेस्ट एग्जांपल इसका है साइकिल्स और मोटरसाइकिल का। अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो उसके जो हैंडल को जो हम कंट्रोल करते हैं, जो इसको स्टेयरिंग बोल सकते हो आप, स्टेयरिंग के जो कंट्रोल करते हो, वो मोटरसाइकिल के स्टेयरिंग या हैंडल को कंट्रोल करने में किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आएगा। ठीक है। फिर लीडरशिप की हम बात करेंगे कि ये देखो सारे चीजें जो है, साइकोलॉजी बहुत ही ब्रॉड एरिया में पहले ही बताया था। इतने सारे क्लासेस इसमें हो चुके हैं, कम से कम 8 9 10 क्लासेस, अभी 1 2 क्लासेस और होंगी इसमें। ठीक है। तो लीडरशिप जो होता है, लीडरशिप भी इसी का पार्ट है कि लीडरशिप में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। तो लीडरशिप क्या है? नेतृत्व किसी भी चीज का। नेतृत्व करना, किसी भी इवेंट हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो सकता है, कोई जनरल इवेंट हो सकता है, किसी कंपनी में इवेंट हो सकता है। तो लीडरशिप की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा मीनिंग और डेफिनेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हिंदी में बताता हूँ इसको। तो नेतृत्व क्या है?
इसमें देखिए लिखा हुआ है, नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति व्यक्तियों या समूहों के व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है, मार्गदर्शित और निर्देशित करता है ताकि साझा उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इसमें लोगों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और उनके प्रयासों का समन्वय करना शामिल है। नेतृत्व केवल पद या अधिकार नहीं है, यह दूसरों पर प्रभाव डालने और उनके प्रयासों को समन्वित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। एक अच्छा नेता जो होता है वो टीम वर्क को बढ़ावा देता है, सहयोग को प्रोत्साहित करता है और साझा लक्ष्यों की दिशा में लोगों की क्षमता को विकसित करता है। मतलब कि लीडरशिप जो होता है, नेतृत्व जो होता है, किसी भी एक संस्था को चलाने के लिए एक लीडरशिप की आवश्यकता होती है। किसी भी इवेंट को कराने के लिए एक हमको लीडरशिप की लीडर की आवश्यकता होती है, जो पूरे इवेंट को क्या करता है या पूरे इंस्टीट्यूट को या संस्था को क्या करता है, मैनेज करता है कि हमको कैसे किस चीजों को करना या करवाना है। ठीक है? तो काम को करना और करवाना, ये इसमें बहुत अंतर है। ठीक है? तो नेतृत्व वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर गुड लीडरशिप क्वालिटी होगा, वही कर सकता है। अदरवाइज उसके करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है कि भाई आप उन सब सारी चीज़ों को कभी कर ही नहीं पा रहे हो, मतलब कि आपको दे दिया गया है, आप कर ही नहीं पा रहे हो, कि जो कि आपके पिछले नॉलेज और स्किल जिसको हमने पहले हमने बात किया था जिसके बारे में कि एक्सपीरियंस नॉलेज और स्किल्स रहेगा तभी आप किसी चीज को कर सकते हो। तो इसमें लीडरशिप में भी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। कोई भी इवेंट कोई कराता है तो जैसे बोलते हैं ना कि डायरेक्टर है किसी भी यूनिवर्सिटी में, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो कभी न कभी असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर कभी न कभी बनेगा। उस तरीके से उन सब चीजों को क्या कर किया जाता है, लिया जाता है कि चीजों को देखे, जब भी उसका प्रमोशन हो या उस पोस्ट पे कभी जाए तो उन चीजों को क्या कर सके, आसानी से कर सके। तो नेतृत्व में हमेशा एक व्यक्ति क्या होता है, असिस्टेंट होता है, जिसको हम कार्य को सौंपते हैं। उस कार्य को जो सौंपते हैं उसको क्या करते हैं, वो उन सब कार्यों को दूसरे से करवाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि चलो स्पोर्ट्स इवेंट की एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई एक स्पोर्ट्स इवेंट हमको कराना है, तो उसमें हम किन किन तरीकों से क्या क्या चीजों को हम व्यवस्था करेंगे। ठीक है? तो मान लो कि इंटर यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट अगर कराना है तो कोई एक लीडर होगा, यूनिवर्सिटी में कोई एक लीडर होगा। मान लो कि डायरेक्टर के पक्ष में सारी चीजें हैं, स्पोर्ट डायरेक्टर जो यूनिवर्सिटी का है, या हमको किसी कॉलेज में हमको करवाना है। कॉलेज में हम चलो नॉर्मल हम इंटर कॉलेज आप खेलने के लिए बहुत सारे लोग गए होंगे, इंटर यूनिवर्सिटी तो बहुत लोग नहीं गए होंगे, फिर भी हम इंटर कॉलेज की लेवल बात करते हैं कि जब भी हम इंटर कॉलेज लेवल पे हम पार्टिसिपेट करने गए हैं, तो वहां जब आप जाते हो तो सारी चीजों को व्यवस्थित देखते हो कि भाई एलिजिबिलिटी जो चेक करने वाला है वो अलग होता है। ठीक है? प्रोटेस्ट कमेटी होता है जो कि मतलब कि कोई किसी के एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई फर्जी खेल रहा है, उस तरीके का जो उसका कमेटी एक अलग होता है। ठीक है? रिफ्रेशमेंट की कमेटी एक अलग अलग बना दी जाती है। सर्टिफिकेट लिखने वाले एक अलग बना दिए जाते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर ट्रॉफी वगैरह मेडल के लिए सब अलग, फिर वाटर मैनेजमेंट के लिए अलग। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, सारी चीजों को किया जाता है। उसमें फिर अगर ऐड करना चाहोगे तो जैसे एकोमोडेशन के लिए, मतलब रूम वगैरह अलॉट करने के लिए जो दूर सिटी में उनको देने, तो इस तरीके से सारे मैंने चीजों को मैनेज करने के लिए अलग अलग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट या विभाग बोल सकते हो आप, कि अलग अलग तरीके से लोगों को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है कि आपका ये पूरा फील्ड है, आपको इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी किसी लोगों को जो दूर से आ रहा है उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीजों को बताते हैं। तो मतलब कि नेतृत्व करना एक एक ही आदमी करता है, लेकिन उसके हिसाब से चीजों को करवाया जाता है। तो हो सकता है कि जो लीडर के जो नीचे भी हों उनका भी कुछ ओपिनियन हो, उस तरीके से वो कार्य को क्या करते हैं, करवाते हैं। तो उस चीजों को आपको समझते हुए अपने अंदर नेतृत्व की भावना को क्या करना है, डेवलप करना है कि हमको कोई भी चीज अगर ऑर्गेनाइज कराना है, कोई भी चीज अगर हमको कंडक्ट कराना है, तो हमको कैसे कराना है उन सब चीजों को। ठीक है? उसके बाद फिर कुछ डेफिनेशन है काज और कान के अनुसार, जो है कि 1978 में दिया गया था। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग यह समझने की क्या करना है और कैसे करना है। देखो यहाँ पे बात आ गई नहीं, क्या करना है और कैसे करना है, और व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों को साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सुविधाजनक बनाना। फिर स्टोक डील क्या है, 1974 में, नेतृत्व वह व्यवहार है जब कोई व्यक्ति समूह की गतिविधियों को साझा लक्ष्य की दिशा में निर्देशित करता है। ठीक है? मतलब कि कोई लक्ष्य है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसका कोई लक्ष्य बना है कि हमको ये करना है, तो उसमें अपने क्या करता है, डायरेक्शन को या अपने
जो थॉट्स होते हैं या जो विचार होते हैं उसको क्या करता है, उस चीजों को देता है। पीटर डेकर के अनुसार 1999 में नेता की एकमात्र परिभाषा वह है जिसके पास अनुयायी हो। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ हाउस में क्या है, इस जो डेफिनेशन जैसे दिया गया है उसको वो आपको वैसे ही लिखना है, इसमें कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर पूछा जा रहा है कि अगर ये जो परिभाषा है वो किसने दिया है, तो आपको सीधा सीधा जिसको आपको नाम याद आ रहा है आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा इन चीजों को, और डेफिनेशन आज के समय में आता ही आता है। ठीक है। ये कुछ और है, मेरी पार्कर फ्लैट के अनुसार है, फिर बारेन वेनिस के अनुसार है, फिर जेम्स मैक गैगर बर्न्स के अनुसार है, फिर जॉन कार्टर के अनुसार है, फिर हेनरी मिडजेट वर्ग के अनुसार है। तो ये सारी चीजों को आपको करना है, तो कुछ कुछ चीजों को आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। तो नेतृत्व वह कला है जिसमें लोग स्वेच्छा से वही कार्य करें जो आप चाहते हैं, मतलब कि हम जो चाहते हैं उस तरीके से अगर आप अच्छे एक लीडर हो तो आपके तरीके से लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे लीडर नहीं हो तो आपको लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे चीजों को, मतलब कि आपके अगेंस्ट जाएंगे कि हाँ, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है लीडरशिप की तो आपको फिर दिक्कत का सामना थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना? कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, आपने जो दिशा निर्देश दिया उसको लोग फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सारी चीजें इसमें रहती है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोले, नेतृत्व क्षमता है जिससे किसी दृष्टि, विजन जिसको बोलते हैं, को वास्तविकता में बदला जा सके। फिर नेतृत्व प्रक्रिया है जिसमें दूसरों को साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जोड़ा जाता है, साथ ही उनकी प्रेरणा और नैतिकता को बढ़ाया जाता है। उसके बाद जॉन कार्टर ने क्या बोला, नेतृत्व का मतलब है परिवर्तन का सामना करना, दिशा तय करना और लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संरेखित करना। संरेखित मतलब करना, उसकी तरफ उन लोग मतलब कि उसकी तरफ लेकर जाना। ठीक है। फिर हेनरी मिड्जवर्ग ने क्या बोला है कि नेतृत्व दूसरों के कार्यों को प्रभावित और समन्वित करने की क्षमता है ताकि परिणाम जो है प्रभावी रूप से प्राप्त हो। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको मेमोराइज करना है, इसको देखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हम बात करें कि नेतृत्व के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तो नेतृत्व जो है एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन प्रभावी नेताओं में आमतौर पर कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहला क्या है, विजनरी, दृष्टिवान होना चाहिए, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। नेता को स्पष्ट दृष्टि होती है और वह इसे दूसरों तक प्रभावित रूप से पहुंचा सकता है। ठीक है। उसके बाद प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल, एबिलिटी टू इंस्पायर, मतलब कि लोगों को मोटिवेट करने की क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। देन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्विक डिसीजन भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्विक डिसीजन लेना है तो आपको उसको भी लेने के लिए आना चाहिए। ठीक है। क्विक डिसीजन बहुत ही जरूरी होता है किसी चीज में लेने के लिए। कभी कभी जो है ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं कि आपको क्विक डिसीजन लेना अनिवार्य हो जाता है, तो उसको लेने के लिए भी आपको उसकी कैपेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। और डिसीजन मेकिंग मतलब ऐसा नहीं कि केवल क्विक ही लेना है आपको, और भी तरीके से डिसीजन आपको लेना है कि अगर कोई गलती हुई है या कोई चीजों को करवाना है तो उसका हम कैसे लेंगे। देन सत्यनिष्ठा और ईमानदारी या होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए किसी के तरफ की, नहीं ये हमारा आदमी है तो हम इस तरीके से काम करेंगे इसके साथ, या दूसरे का आदमी है तो उसको दूसरे तरीके से ट्रीट करेंगे, ऐसा नहीं। आपको ऑनेस्टी होना चाहिए और सत्यनिष्ठा के साथ काम को करेंगे, तब आपका जो इवेंट है या कोई भी आप चीजें को करवा रहे हैं वो अच्छे तरीके से वो होना संभव होता है। देन कॉन्फिडेंस की हम बात करेंगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप के अंदर चीजों को करवाने के लिए या आप जो बोल रहे हैं चीजों को, वो कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, आपके अंदर घबराहट है, चीजें हैं, नहीं। हमको जो करना है करवाना है, हमको पहले से क्या करना है, एक ब्लूप्रिंट बनाना है चीजों को, और हमको सभा में क्या बताना है, लोगों को क्या हमको काम देना है, ये सारी चीजें पहले से होना चाहिए। तभी आप जब ब्लूप्रिंट बना लोगे तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीजों को आप कर पाओगे। फिर है संचार कौशल, कम्युनिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है ये, विशेषता है नेतृत्व का कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ही बेटर होना चाहिए। अदरवाइज अगर कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसको हम इम्पैथी बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए दोनों। इम्पैथी भी होना चाहिए और इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। इम्पैथी मतलब कि चीजों को आप खुद महसूस कर रहे हो। सिंपैथी क्या होता है कि सिंपैथी का मतलब ये होता है कि किसी को, जिसको हम नहीं भी जानते हैं,
मान लो किसी को चोट लग गया तो उसके प्रति जो हमको हमारे मन में जो दया आ रही उसको हम सिंपैथी बोलते हैं। लेकिन कोई अपनों के साथ किसी चीज को हो जाना, उसके दर्द को खुद महसूस करना, वो क्या होती है? एम्पैथी होती है। तो सिंपैथी और एम्पैथी में ही डिफरेंस होता है, आपको याद रखना है। ये शायद क्वेश्चन किसी एग्जाम में ये पूछा भी गया है, सिंपैथी और एम्पैथी कैसा कुछ करके, ठीक है। तो सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी ये होता है कि हम दूसरे को, जिसको हम जानते भी नहीं है, उसके प्रति भी हमारे मन में क्या आता है? दया आता है। लेकिन एम्पैथी, हम जिसको जानते हैं और उसके दर्द को क्या कर रहे हैं? हम महसूस कर रहे हैं चीजों को, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों की भावनाओं को समझना और अच्छे संबंध बनाए रखना। स्कूल प्रिंसिपल छात्रों की समस्याओं को समझकर उन्हें प्रेरित करता है। फिर एडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आज के समय में बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसको कि फ्लेक्सिबल बोलते हैं ना, कि बहुत ही फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ही रूड है, इस तरीके। तो फ्लेक्सिबल होना आज के समय में जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल दिए, कुछ गुस्से में ऐसा चीजों को बोल दिए जिसको आप खुद भी उसको नहीं कर सकते हो, तो उस चीजों को क्या करना है? आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा लोगों के प्रति, चाहे वो आपके कर्मचारी हो, चाहे आपके सीनियर्स हो, कुछ भी हो। तो आपको फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। देन कार्य सौंपने की क्षमता, डेलीगेशन स्किल, मतलब कि आपको कार्य करने की क्षमता का मतलब कि मैंने यही बताया कि किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, उसको आपको कार्य को असाइन करना आना चाहिए, कि हमको, हम किस बंदे को कौन सा काम देंगे कि वो अच्छे तरीके से उन सब चीजों को वो कर लेगा। देन हम कमिटमेंट एंड डेडिकेशन की बात करेंगे। संकल्प और समर्पण, मतलब कि आपको कोई काम अगर दे दिया गया है तो आपको पूरे तन मन धन के साथ क्या करना है? उसके साथ लग जाना है, कि ये हमारा प्रोग्राम है, इसको हमको अच्छे से हमको क्या करना है? ऑर्गेनाइज कराना है, कि इसका सराहना हो हर जगह, कि हाँ, जो टूर्नामेंट हुआ, जो इवेंट हो, अच्छे तरीके से क्या हुआ, उसको ऑर्गेनाइज कराएगा। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। पर्सनालिटी टेस्ट में असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी और पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट जो है आपके सिलेबस में है, इसके लिए एक क्लास लगेगा, और छोटा सा क्लास रहेगा इसके लिए। इसको मैं को बताऊंगा कि पर्सनालिटी जो टेस्ट है, या असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी और पर्सनालिटी टेस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, बहुत सारी इसमें मैंने इसको किया है आपको। तो उसके टू टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप जो भी आज की क्लास बताई गई है, उसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा भी चीज़ों को आपको अपने तरीके से, मतलब कि एक्सप्लोर करना है, खोज करना है चीज़ों को, कि हमको क्या चीज़ें और पढ़नी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।